Hello students, welcome to my channel Take It From Me. So today I am going to start your chapter number next, Principles of Management, BST, right? तो आपका ये तो पूरा बिजनेस मैनेजमेंट पे डिपेंड है। मैनेजमेंट इसे लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए हमको। प्रिंसिपल्स मीन्स क्या होता है ना। तो ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये हमारे गाइडलाइंस होते हैं, हमको कैसे रहना चाहिए, राइट। स्टेटमेंट्स होते हैं, फंडामेंटल ट्रूथ के बारे में कुछ, है ना। हम अपने टॉपिक से नहीं हटाएंगे, हम डायरेक्ट आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे। तो मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट कौन करता है? हमारे मैनेजर्स करते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इसका मतलब डेफिनेटली मैनेजर को ही बिलोंग करता है। यहाँ पर वो गाइडलाइंस होती हैं और मैनेजर का काम क्या होता है? डिसीजन लेना, ठीक है। क्योंकि जितना भी हमारा एंटायर पूरा इंटरप्राइजेस होता है वो डिपेंड किन पर करता है? हमारे मैनेजर्स पर डिपेंड करता है, राइट। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या फिर मैनेजमेंट को यहाँ पर ज़्यादा उस पर प्रेशर दिया गया है। क्लियर? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये हमने जैसे लिखा हुआ है ना, ये गाइडलाइंस होती हैं किसी के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए या फिर उनके बिहेवियर के लिए। किसके? मैनेजर्स के, है ना। क्योंकि मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर करते हैं। तो वो कैसा डिसीजन लें, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ये गाइडलाइंस होती हैं, ये उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू टाइम, इसमें चेंजेस आराम से हो सकते हैं। इसका मतलब ये फ्लैक्सिबल होते हैं। समझ गए आप मेरी बात को, है ना। लेकिन जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो तो कभी भी चेंज हो ही नहीं सकते, बहुत रिजिड रहते हैं। समझ रहे हैं ना। क्योंकि साइंस क्या होती है? ये तो एक्सपेरिमेंट पे बेसिस होते हैं ना, तो वो इसमें चेंजेस होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। इसमें चेंजेस हो जाएंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई किए जाते हैं हमेशा, पर इसमें साइंस के साइंटिफिक प्रिंसिपल में यहाँ पर क्रिएटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और ये बताया ना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो इसमें आराम से आप चेंजेस कर सकते हैं, पर इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर? ऐसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, सेम टेक्निक्स और जो प्रिंसिपल्स साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं सेम चीज़ें होती हैं। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये गाइडलाइन होती हैं आप कैसा काम करेंगे उसके लिए। और टेक्निक्स क्या होती हैं? टेक्निक्स हमारे मेथड होते हैं। टेक्निक्स को हम यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट में रखें तो टेक्निक क्या है? मेथड है। और किसी भी चीज़ को जो करने का जो मेथड होता है, या तो आप भी समझ रहे होंगे, उसमें चेंजेस हम नहीं कर पाएंगे, है ना। कम कर पाएंगे, कम कर सकते, कम कर पाएंगे। क्लियर है? मतलब ये टेक्निक्स क्या होती है? मेथड मतलब स्टेप्स बाय स्टेप अगर हम किसी को काम को करना है, ये वो होते हैं। क्लियर? और आ जाते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज़, है ना। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जैसे कि हमने अभी बताया, ये मैनेजर के एक्शंस होते हैं हमारे सारे, मैनेजर क्या काम करेंगे। और वैल्यूज़ हमारी क्या होती हैं? ये हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए होती हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ मैनेजर के लिए है, ठीक है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ मैनेजर के लिए, लेकिन वैल्यूज़ हम सब लोगों के लिए हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो थोड़े से भाई टेक्निकल होते हैं, है ना, टेक्निकल होते हैं। हम हर चीज़, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे होंगे, है ना, और अपनी टेक्निक्स के बारे में, बिज़नेस अपना कैसे अच्छा करें इसके बारे में सोच रहे होंगे। पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसी होती है? वो एथिकल होती हैं अपने नेचर में। समझ रहे हैं ना। ऑनेस्टी के करना है, हमेशा सच बोलना है, बड़ों को रिस्पेक्ट करना, इस टाइप की, है ना, किसी को चीट नहीं करना, इस टाइप, ये हमारी वैल्यूज़ हो जाती हैं। तो डिफरेंसेस आपको यहाँ पे क्लियर हैं। चलते हैं अपने पॉइंट की साइड बहुत जल्दी से। ये मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। देखो, जैसे यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो बहुत बार हमने बता दिया। मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ एक जगह नहीं है, यूनिवर्सल, हर जगह इसको एप्लीकेबल किया गया, हर जगह, हर एक सेक्टर में, आपके घर में, आपके घर के एक एक पार्ट में, आपके स्कूल में, हॉस्पिटल में, किसी भी एंटरप्राइजेस में, इंडिया हो या बाहर हो, हर जगह मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। जनरल गाइडलाइंस है, सबके लिए है, जनरल गाइडलाइंस है ना, हर जगह सबके लिए है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ये जो बनाए गए हैं ना प्रिंसिपल्स जितने भी, ये ऐसे ऐसे नहीं बनाए गए, बहुत मेहनत की गई है इस पर, है ना। तो ये तब जा कर के ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, तब जा कर के इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। फिर भी फ्लेक्सिबल है नेचर में, है ना, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग इट कैन बी चेंज हो जाते हैं, आराम से कर सकते हैं। मेनली बिहेवियर, ऐसे ही प्रिंसिपल बनाए गए हैं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के लिए,
है ना, बिहेवियर के लिए बनाया गया कि हाँ आप ऐसा बिहेवियर करेंगे अपने सबऑर्डिनेट के साथ, अपने सुपीरियर के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स के साथ, है ना, तो कैसा रिलेशनशिप आपके बीच में बना रहेगा। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आ जाता है। मैनेजमेंट किस पर बेसिस है? कॉज और उसके इफ़ेक्ट्स, क्या कारण है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स निकल के आएंगे, इस पर बेस्ड है हमारे सारे प्रिंसिपल्स, है ना, कि क्या कारण है हमने ये किया और अगर हमने नहीं करेंगे तो इफ़ेक्ट्स क्या निकल करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंटीजेंट। तो आपके कंटीजेंट से समझते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस माने हमारी जितनी भी परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस है, उसके हिसाब से ये होते हैं हमारे हमेशा। ठीक है, चेंजेस हो सकते हैं, हमें पता है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस कैन बी चेंज्ड। ठीक है, अच्छा हम आ जाते हैं बहुत जल्दी से अपने मेन टॉपिक की साइड। देखो आप कहेंगे कि ना लिख तो कुछ रखा नहीं है। फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं। फ्यूल, अच्छा हमारे देश इसके जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंट है वो आप बिल्कुल सेम जैसे इसके अभी फीचर्स बताएं सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, इसलिए हम उसको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, है ना, यू कैन डू। हम चलते फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की साइड। कौन थे फ्यूल थे, इनका नाम पूरा है हेनरी फ्यूल, HENRY, हेनरी फ्यूल। इनका बोर्न हुआ था फ्रांस में 1841 में। ये फेमस हैं फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स के। क्लियर है। अच्छा, ये थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री बता दें कि ये इंजीनियर थे एक कोल माइनिंग कंपनी में। जब उन्होंने ज्वाइन किया तो कंपनी बहुत ही ख़राब एक कंडीशन से निकल रही थी, बिल्कुल कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी थी, समझ लें आप। पर उन्होंने इससे जो ये चैलेंज था उसको एक्सेप्ट किया और कुछ टेक्निक के साथ उन्होंने कंपनी की वापस सिचुएशन को ये लेकर के आए और इसमें वो सक्सीड भी हुए हैं। जब वो रिटायर हुए आफ्टर तकरीबन 30 ईयर्स के बाद, तो कंपनी बहुत अच्छी कंडीशन में थी और फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी कंपनी का बहुत बढ़िया था। तो इसका मतलब उन्होंने वहाँ पर ऐसा क्या काम किए, है ना। तो फ्यूल ने अपने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स, 14, है ना। बस अब हमें क्या करना है ना, हमें इन 14 ही प्रिंसिपल्स को यहाँ पर उनकी स्टडी करनी है ना। और इनके एक एक प्रिंसिपल में से आपकी केस स्टडीज़ आपके पेपर में आती है। क्लियर है। तो बस इनको आप ध्यान से हम बताते जाएंगे, आप समझते जाएं। जैसे पहला दिया है इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल्स में डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क जैसे आप क्लियर है ना बिल्कुल, कि देखो कामों को बांटो, इकट्ठा काम किसी एक के ऊपर आ रहा है, आपने सारा का सारा थोप दिया, है ना, या फिर आप ये चाहे कि मैं ही सारा काम कर लूँ, मैं ही सुपीरियर बन जाऊँ, है ना, या मैं सबसे होशियार हूँ, मेरे जितना कोई होशियार नहीं है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। आप क्या करेंगे, आप डिवीज़न ऑफ वर्क, आप काम को बांट दें, है ना, जो जैसा जो जिसमें जो कैपेबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग, समझ में आ गई, उसके अकॉर्डिंग आप छोटे छोटे उसमें उसको ग्रुप में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उनको बांट दें, है ना। और जैसे जब आप बांटोगे इसमें तो क्या होगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स निकल के आएंगे। एक तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा कि आपको ये समझ में आ गया कि आपका ये पर्सन इस काम में बहुत होशियार था, आपको वो बांट दें और उनकी एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर आप ये नहीं करते तो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन तो होगा ही नहीं, उनकी एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ेगी। जैसे एक पर्सन है, एक पर्सन के ऊपर आप कितना ज़्यादा बर्डन डालेंगे, आप कितने सारे काम होंगे, ये भी काम, वो भी काम, वो भी काम। इससे तो आप क्या करेंगे, उसके कामों को और इसमें 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 बांट दें। 1 2 3 4 5 लोग एक लोगों के अंडर में काम करेगा तो काम ज़्यादा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ना, है ना। ये जो छोटा सा एग्जांपल आप अपने घर में भी देख सकते हैं, है ना। सब लोग मिलकर के काम करेंगे, काम जल्दी हो जाएगा। किसी एक के ऊपर प्रेशर डाल दो सारा काम, तो काम होगा तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ना काम में बहुत डिले भी हो जाएगा और कभी कभी हो सकता है काम ख़राब भी हो जाए ओवर प्रेशर की वजह से। ठीक है ना। तो बेटर रहता है कि आप अपने कामों को डिवीज़न करें। अपनी हमारी गवर्नमेंट भी तो इसी तरीके से बटी हुई है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अगर वो चाहें कि नहीं हम ही सेंट्रल गवर्नमेंट है और हम ही सारा काम कर लेंगे, पॉसिबल है इतने बड़े इंडिया को संभालना? पॉसिबल ही नहीं। डिवीज़न ऑफ वर्क करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते थे वो, नेक्स्ट कहते थे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है? देखो, अथॉरिटी क्या होती है, एक पावर होती है डिसीजन को लेने की,
समझ में आ गई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो काम हमें दिया गया है वो हम समय पर कंप्लीट कर दें। ये बैलेंस्ड होने चाहिए दोनों चीज़ें। ज़्यादा अथॉरिटी अगर हमें दे दी जाएगी तो हम क्या करेंगे? उसका मिसयूज़ करेंगे, क्योंकि हम भाई बहुत पावरफुल बन गए ना, हम तो बहुत पावरफुल बन गए, तो हम उसका क्या करेंगे? हम मिसयूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो समझ लो नेगेटिव रिजल्ट आने तय हैं, क्योंकि एक्सेस वर्क, अभी हमें बताया ना, एक्सेस वर्क ज़्यादा अगर हम काम करेंगे, ज़्यादा अपने आप को समझेंगे कि हमारे बिना तो काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो वो काम समय पर कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए क्या फ्यूल हमेशा कहते थे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है ना। अथॉरिटी, अगर हमें अथॉरिटी दे दी गई कि हमको ये वाले जितने भी ट्रीज़ हैं वो हमको यहाँ से हटाने हैं, कट कर दो, तो भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी तो है कि छोटे छोटे पेड़ों को यहाँ पे प्लांटेशन भी कर दो, तो उन्हें लगाते भी जाओ और यहाँ से उन्हें कट करते चले जाओ, क्योंकि कट करना भी ज़रूरी है। बट टिम्बर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो तुम्हारी बेकार हो जाएगी ना, ये करना भी एक तरीके से हम ये कहते हैं कि हाँ ये भी, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसके बेस है, अगर ये हम कट कर रहे हैं तो भैया हमें लगाते भी चले जाओ। ठीक है, अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं होगा। क्लियर मेरी बात। नेक्स्ट चलते हैं हम, है ना। थर्ड आ जाता है, तीसरी एक और आ जाता है डिसिप्लिन। तो ये तो डिसिप्लिन तो भाई अगर आप स्टूडेंट हैं मेरी बात को सुन रहे हैं तो डिसिप्लिन के बिना तो शायद कुछ है ही नहीं। डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है? देखो सिंपल सी एक बात, रूल्स रेगुलेशंस को भाई हम फॉलो करें, एक तो ये हो गया डिसिप्लिन। ठीक है, उसके बाद जितने भी कमिटमेंट्स होते हैं सारे लेवल पर उसको हम पूरा करें। डिसिप्लिन में ये भी आता है पेनल्टीज़ को प्रॉपर तरीके से माने, ये भी डिसिप्लिन में आता है। समझ आ रही हो? अच्छे से सबके साथ बीच में एग्रीमेंट हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट के साथ और अपने सुपीरियर के साथ भी, ये भी डिसिप्लिन में आता है। क्लियर है मेरी बात? खाली डिसिप्लिन में यही नहीं आता कि हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो हम डिसिप्लिन में हैं, है ना। हमारे डिसिप्लिन में ये भी आ जाता है एग्रीमेंट, जो भी काम हम कर रहे हैं वो फेयर होना चाहिए, है ना। तो अगर हम ये नहीं करते हैं, अगर हम सोचो हम ये नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक अगर हम कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक वर्किंग होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हम सब कुछ हमारा सिस्टम में चलता है तो ये बिल्कुल डेफिनेटली बात है कि एफिशिएंसी अपने आप से ही इम्प्रूव होती जाएगी। अगर हम ये नहीं करते हैं तो क्या होगा? कन्फ्यूज़न होंगे, डिसऑर्डर होंगे, वेस्टेज होगा, है ना, वर्क में डिले हो जाएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हुई, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है। चाहे जब आ रहे हैं चाहे जब जा रहे हैं, अपने जो भी बॉस है हम उसको रिस्पेक्ट नहीं, अपने सबऑर्डिनेट के साथ हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं, ये सब कुछ डिसिप्लिन के अंदर आता है। इसी केस स्टडीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि डिसिप्लिन में अक्सर करके मिस्टेक हो जाती हैं, है ना। हम समझ नहीं पाते कि ये डिसिप्लिन से रिलेटेड है भी या नहीं है। अभी बताया ना, डिसिप्लिन का मतलब खाली कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स रेगुलेशंस को ही फॉलो करना नहीं है, बल्कि क्या होता है हम हर लेवल पर सुपीरियर हों, हर लेवल पर एग्रीमेंट हमारा सबऑर्डिनेट के साथ हो चाहे सुपीरियर के साथ हो, वो एकदम फेयर होना चाहिए। क्लियर है? जो कमिटमेंट हमने किए हों सारे लेवल के साथ, जो कमिटमेंट हमने किए वो मतलब पूरी तरह से मैच होने चाहिए हमारे। ठीक है, और पेनल्टी अगर कोई लग जाती है तो वो हम पूरी तरीके से पे करें। राइट, चलते हैं नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। सोचो एक ही सब्जेक्ट को आपको 2 टीचर पढ़ा रहा है, एक आप अकेले बच्चे, 2 टीचर या 3 टीचर सेम बात को, सेम सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, होगा क्या? है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, 100% यू विल गेट कंफ्यूज। राइट, क्योंकि तीनों टीचर्स के पढ़ाने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होंगे, उनमें यूनिटी नहीं हो सकती है। बस यही हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन पे। कमांड अगर जो दे रहे हों वो लोग यूनाइटेड होने चाहिए। समझ आ गई? अगर वो यूनाइटेड नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम क्या पढ़ें, हम क्या समझें, हमें क्या बनाना है और कैसे बनाना है। भाई प्रोडक्शन अगर करना है तो कैसे करना है ना। तो कमांड कैसा होना चाहिए? कमांड हमेशा यूनाइटेड होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अगर अदरवाइज तो वो उनको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, यूनिटी कब नहीं होती है? ये इन लोगों में, हम यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं जब उन लोगों का ईगो क्लैश होता है। भाई अगर माना हमारे ऊपर 3 बॉस हैं, सोचो, एक ए बॉस हो गया, एक बी बॉस है, एक सी बॉस है, 3 बॉस है हमारे।
ये भी अपनी बात को कह रहा है, ये भी अपनी बात को कह रहा है, ये भी अपनी बात को कह रहा है, तो फिर क्या ये हो जाएगा ना, समझ नहीं आएगा ना हमको हम क्या करें। तो इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तभी यहाँ पर कमांड हमारे पास अच्छा आ पाएगा। अगर कमांड अच्छा नहीं है सोचो, तो फिर तो वो हम एम्प्लॉय हमारा कंफ्यूज ही बना रहेगा हमेशा, और ये डिसिप्लिन मेंटेन करने में प्रॉब्लम हमेशा ही आएगी। क्लियर मेरी बात? ठीक है ना। इसलिए जो भी रो आए हमारे पास कमांड, वो एक लोगों से आना चाहिए और प्रॉपर आना चाहिए। समझ में आ गई? चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हम ये 5th पढ़ा रहे हैं, आपको 14 पढ़ाएंगे ऐसे ही। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन मीन्स ये सिर्फ वही वाली बात आ गई, डायरेक्ट करना, बताना। तो जैसे 1 यूनिट 1 प्लान है ना, जितने भी मेंबर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम करें, तो वो अपने जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव कर लेंगे। अब कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं, तो वो हम अपने गोल को हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बनाएं, अपना कोऑर्डिनेशन, एक ही डायरेक्शन में मिल करके सब लोग काम करें। ठीक है, कमांड जो देगा वो भी अभी हमने जैसे पहले कमांड बताया, मतलब ऑर्डर भी हमारे पास कैसे आने चाहिए, यूनिटी के साथ आने चाहिए, एक ऑर्डर आए, है ना। जो भी हमारे बॉस हैं वो सब लोग मिल करके एक ऑर्डर डिसाइड करें, उसके हिसाब से आ जाए। और जो डायरेक्शन होगा उसमें भी यूनिटी होनी चाहिए, जो हमको डायरेक्ट कर रहा होगा, एक पर्सन जैसे हमको डायरेक्ट कर रहा है तो उसमें भी माना हमें चलो 2% हमें 3% डायरेक्ट करें, तो वो लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं ना, आपस में उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया, उसके बाद अपने मैसेजेस को और नीचे अपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इन लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, समझ गए, यूनिटी होनी चाहिए। नहीं होगी तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है ना। वेस्टेज, बिल्कुल अननेसेसरी वेस्टेज, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं होगा और हम अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात आपको? 1 यूनिट 1 प्लान, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत एक अच्छा सवाल जाता है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, है ना, इसमें सबऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल, हमने बहुत सही बात है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, देखो हम काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमें अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, पर्सनल इंटरेस्ट को किनारे करना पड़ेगा, और हम किसके लिए काम करेंगे, हम जनरल इंटरेस्ट में काम करेंगे, सबके लिए। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना, तो हम अपना पर्सनल कैसे कर सकते हैं, हम वहाँ सबके लिए काम करेंगे। जैसे मान हम आज आपको एज अ टीचर बात करें, हम एज अ टीचर हैं, तो अगर जैसे कि माना हम होम ट्यूशन दे रहे हैं, तो और हम स्कूल में भी पढ़ाने जाते हैं, वो बच्चे वहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हम सब बच्चों के साथ जनरल, हमारे लिए सब जनरल होने चाहिए, वहाँ इंडिविजुअल नहीं होगा। क्लियर है? तो ऑर्गेनाइजेशन हमारा सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज इंडिविजुअल हम अपना चाहते हैं पर्सनल, जैसे हमने अब इसके एग्जांपल दें, हमारा प्रोडक्शन शुरू होने वाला है और हम जो रॉ मटेरियल लेते हैं, हमको पता है कि हमारा एक रिलेटिव है, वहाँ से हम इसको बहुत अच्छे से ले सकते हैं, है ना, वहाँ से हमें पर्सनली कमीशन भी मिल जाएगा। तो हमने ये तुरंत वहाँ पे एक दिमाग अपना लगाना शुरू किया कि इस रॉ मटेरियल को वहाँ सेट करा दिया जाए, है ना, वहाँ सस्ता भी मिलेगा और थोड़ा बेकार है तो क्या हो गया, हमारा क्या जा रहा है, ये सोच करके, है ना। तो ये हम क्या सोच रहे हैं, हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात सोच रहे हैं कि हमें वहाँ से क्या मिलेगा, वहाँ से हमको कमीशन मिल जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। हम जो भी काम करेंगे वो जनरल इंटरेस्ट यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलते हैं नेक्स्ट, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन्स। भाई ये बहुत अच्छी एक बात है। रेमुनरेशन, देखो फ्री में कोई काम नहीं करेगा, आप रेमुनरेशन दें। रेमुनरेशन मतलब आप उसकी सैलरी दें, सैलरी देंगे, सैलरी के साथ साथ टाइम पर उनको कुछ भी और मोटिवेशन करने के लिए आप कुछ भी और उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं, कुछ उन्हें गिफ्ट दे दें, कुछ उन्हें बोनस दे दें, है ना, अच्छे से किसी उसका क्या कहते हैं ये अलाउंसेस दे दें उनको, है ना, एजुकेशन के लिए कुछ कर दें। तो क्या होता है, उससे हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, मोटिवेट होते हैं कि चलो हमें ये मिल रहा है, इसके साथ हमें ये भी मिल रहा है, तो वो और अच्छा काम करेंगे आपकी। समझ में आ गई? तो रेमुनरेशन तो देना ज़रूरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, आप सैलरी दें उनको मोटिवेशन करने के लिए। समझ में आ गई? अगर आप नहीं देते हैं तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ का तो वो डाउन होता चले जाएंगे ना,
है ना। अगर वो ऐसा करते हैं तो और क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में डिससेटिस्फेक्शन होगा कि भाई हमें तो पैसे मिल नहीं रहे, टाइम से नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं, व्हाटएवर, तो वो आपका काम अच्छे से नहीं करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली बात है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और आ जाती है बहुत सही चीज़, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये हो गया सेंट्रलाइजेशन और ये होगा डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत सिंपल समझ रहे हैं आप। सेंट्रलाइजेशन मीन्स जो पावर है वो किसी एक के पास ही रहना, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर है उसको आपको डिवाइड कर देना। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी फर्म के अंदर। कुछ चीज़ों को सेंट्रलाइजेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम डिसीजन लेने की पावर सबको दे रहे हैं, सोचो तो क्या होगा, सब डिसीजन लेंगे, सब अपने अपने आप में अपने एक किंग बन जाएंगे जैसे, है ना। और डिसेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी होता है कि आप थोड़ी बहुत अपनी पावर दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर दें। पावर मतलब काम करने के लिए, डिसीजन लेने की पावर हर किसी के पास नहीं हो, पर थोड़ी बहुत पावर सबको डालना। तो इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए हर एक फॉर्म में। सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी, हर एक फैमिली में भी होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन माने कि जो मेन अगर डिसीजन लेना है तो वो फैमिली के मेंबर्स, कुछ मेंबर्स के पास ही होना चाहिए, पर डिसेंट्रलाइजेशन माने फैमिली का हर एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जहाँ जिसके पास कुछ तो पावर हो ना, है ना। तो ये दोनों चीज़, इसमें प्रॉपर बैलेंसिंग होनी बहुत ज़रूरी है। बैलेंसिंग के साथ काम करें आप इसमें, है ना। इससे डिसीजन बहुत फास्ट होते हैं, फटाफट हर इस पर अच्छे से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। एक स्केलर चेन, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कहते हैं इसको। स्केलर चेन ये हर जगह होता है सिस्टम। स्केलर चेन मतलब होता है कि जो मेन अथॉरिटी होती है, आप ऐसे करके बनता है। देखो ये स्केलर चेन हो गई, ये मेन हो गया हमारा, जैसे माने ए है, ये अपने डिसीजन इस तरीके से देगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, या फिर ऐसे करके हम ये हो गए, ये इस तरीके से यहाँ डिसीजन यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे, या जो भी बात को हम यहाँ पे कहेंगे तो ये वाला इसको कहेगा, ये इसको कहेगा, ये इसको कहेगा, ये इसको कहेगा, ये इसको, इस तरीके से बातों को ऊपर धीरे धीरे पहुँचाया जाता है। समझे आप मेरी बात को, है ना। अब क्या होता था कि जैसे आप ये यहाँ पर अब इसको बात इससे कहनी है तो फिर क्या करेंगे हम, तो ये इसमें एक और नया उन्होंने फिर नहीं परमिट किया था इसको भी, उन्होंने कहा एक शॉर्टकट अपना लेते हैं, चलो इसे कहते हैं गैंग प्लैंक। ये क्या होता है, इसको अगर बात इससे करनी है या इससे करनी है तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे करके। सही है, क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, है ना, वर्किंग कंडीशन में अपनी। तब वो भी स्केलर चेन ही कहलाएगा। पर यहाँ पर इतना, अब वो यहाँ पूरी बात यहाँ तक जाएगी, फिर ऐसे करके वापस होकर के नहीं, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लो। सिस्टमेटिक फ्लो रहता है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। और फिर एक तरीके से इसमें अगर हम ये अपनाते तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, ये इससे बातें कर रहा है, ये इससे भी बातें कर रहा है, ये इससे भी बातें कर रहा है, राइट। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है किसी में भी, ठीक है। और कम्युनिकेशन गैप कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हमने किसी से बात करनी बंद कर देते तो बहुत लंबे गैप हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर ये बहुत सिंपल है। ऑर्डर मीन्स होता है सिस्टम में चीज़ों को रखना। ये वो ऑर्डर नहीं, कमांड नहीं है, दिस इज़ नॉट अ कमांड, है ना। ये होता है सिस्टमेटिक चीज़ों को रखना, ऑर्डर में रखना। ऑर्डर में मैन और मटेरियल हमेशा ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे हर किसी का एक कैबिन बना होता है ना, कि मतलब आप कोई भी आता है तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसके कैबिन में सीधे चले जाएँ। ये सामानों को सिस्टम में रखें, ये सामान इस जगह, ये परचेज़ का सामान उधर आएगा, सेल्स का सामान उधर जाएगा। या फिर ना आपने देखा होगा जैसे आप बिग बाज़ार सब जाते हैं तो जैसे फूडिंग का आइटम एक होगा, क्लॉथिंग का अलग हो जाएगा, कॉस्मेटिक्स अलग होंगे, राइट। ऑर्डर में लगा रहता है, प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से काम हो जाते हैं उसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। तो इक्विटी मीन्स क्या होता है, सबके साथ आप कैसा, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, है ना। क्योंकि सब लोग काम कर रहे होंगे यहाँ पर, है ना। हम सबका मिल करके गोल क्या होगा, अपने जो भी हमने टारगेट लिया हो उसको अचीव करना डेफिनेटली। तो इसलिए अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर आप इक्वलिटी रखेंगे सबके साथ, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं, ठीक है। और समय समय पर उनके मॉडल को बूस्ट भी करते रहें, बढ़ाते भी रहें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, यही लिख देते हैं हम छोटा छोटा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर ऑफ पर्सन्स। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स होता है उनका जो टाइम पीरियड है ना, जिस टाइम में वो लोग काम कर रहे हैं, है ना,
वो आप स्टेबिलिटी रखें उसमें, मतलब कभी भी टर्मिनेट करने की कोशिश ना करें। अचानक से टर्मिनेशन डाल दिया आपने, अचानक ही अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, ये निकालने का काम ना करें आप। इससे क्या होता है पता है, उनको हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी जॉब के लिए और वो खुल करके काम नहीं कर पाएंगे आपके यहाँ, है ना। टेन्योर मीन्स होता है टाइम पीरियड, टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड, है ना। तो कभी भी ऐसा ना करें, मतलब अगर सर्कमस्टेंसेस आपके सामने एकदम फेयर रहती हैं तो कभी भी ऐसा ना करें आप, क्योंकि इससे हमेशा वो एक प्रॉब्लम और हमेशा डर में बनेंगे, और जहाँ वो डर में काम करेंगे काम कभी भी ठीक नहीं होगा। वो फ्रस्ट्रेशन रहेगा, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, उनको हमेशा डर रहेगा कि अगर हमने ये कर दिया तो हम निकाल दिए जाएंगे या हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वे कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, यानी कि वो इनिशिएट नहीं करना चाहेंगे किसी भी काम को, वो नया कुछ लेकर के आना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि उन्हें डर रहेगा, राइट। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, किसी भी पर्सन की टेन्योर को स्टेबल रखें, उनके टाइम पीरियड को स्टेबल रखें, उन्हें निकालने की टाइम पर उनको निकालने की कोशिश आप ना करें, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, इनिशिएटिव मीन्स होता है किसी भी चीज़ का पहल करना, जैसे पहल करना माने फर्स्ट स्टेप, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप, है ना। जैसे आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली उनको भी अपॉर्चुनिटी दें अपने एम्प्लॉयज़ को, कि वो आपको कुछ राय, कुछ सजेशंस आप दें जब आप प्लान करने जा रहे हैं कुछ, ठीक है। उनका वेलकम करें, उनका सजेशन, भले आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको फॉलो करें या ना करें, नहीं, लेकिन आप कहें उनसे, उन्हें बिठाएं, अपनी मीटिंग्स को अटेंड करवाएं, ठीक है ना। क्योंकि देखो डिसीज़न आपका ही रहेगा फाइनली जो भी आप लेंगे, लेकिन उससे क्या होता है एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट होता है बहुत ज़्यादा, है ना। वो कहते हैं अरे हमको भी बताया गया, हमको भी बुलाया गया, इट मीन्स ये फर्म हमारी है, ठीक है ना। वो ये नहीं मानेंगे कि फर्म आप ही के, वो कहेंगे हर फर्म तो हमारी है और हम इसके लिए कुछ ना कुछ नया करें। तो इनिशिएटिव मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन, वो खुद अपने आप में मोटिवेट हो जाएंगे, आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपका लास्ट आ जाता है यहाँ पर एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये आपका लास्ट है 14 नंबर एस्पिरिट डी कॉर्प। ये तो ना देखो एस्पिरिट का मीन्स यहाँ पर हम आपको बता दें, एस्पिरिट मीन्स होता है स्पिरिट, समझ में आ गई। अच्छा, ये हो गया स्पिरिट हो गया आपका, यही हम इसका मतलब बता दें यहाँ पर, किसी भी जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आपको रिप्लेस करना होगा, आई की जगह पे हमेशा क्या लगाना है आपको, वी, आई की जगह पे क्या लगाना है, वी। अकेला नहीं है, हम सब साथ हैं, इट मीन्स टीम वर्क। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, स्पिरिट मीन स्पिरिट, डी कॉर्प्स मीन्स टीम स्पिरिट को आप प्रमोट करें हमेशा। पर्सनली काम नहीं करना, टीम के लिए काम करना है, तो आपको आराम से आपका जो ग्रुप गोल है वो अचीव हो जाएगा, समझ में आ गई। अगर ऐसा नहीं है तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो टीम वर्क को प्रमोट करें, जो भी काम करना है मिल करके काम करें, आप अकेले काम करने की कोशिश ना करें। समझ आ गई। आई थिंक ये आपके फ्योल के जितने भी आपकी ये 14 प्रिंसिपल हमने आपको पढ़ाई, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। फ्योल के बाद आपके टेलर के प्रिंसिपल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।